नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज नरेंद्र मोदी ने एक तीर से तीन शिकार किए। मोदी ने ट्रंप को अपना टफ मैसेज भेज दिया, पाकिस्तान को वार्निंग दे दी और चीन को रिमाइंडर। चीन के तियानजिन में हुए एससीओ समिट में हिंदुस्तान ने अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाई और मोदी ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अब अपने रूल्स से खेलता है। तीन शब्दों में मोदी का मैसेज समझें तो आज प्रधानमंत्री ने ट्रंप, पाकिस्तान और चीन से कह दिया कि भारत न तो अब मजबूर होगा, न कॉर्नर्ड होगा और न कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। मोदी और पुतिन का एक साथ एक कार में जाना, पुतिन का 10 मिनट तक मोदी का वेट करना, फिर 45 मिनट मोदी के साथ कार के अंदर ही बात करना, 1 घंटे तक इसके बाद बायलैटरल टॉक्स हुई। यह सब हिंदुस्तान की नई पावर गेम से कनेक्टेड है और नरेंद्र मोदी के इस पावर शो का असर ट्रंप पर हो गया है। नरेंद्र मोदी कामयाब एससीओ समिट के बाद दिल्ली के लिए निकले और अभी अभी अमेरिका में सुबह हुई है और सुबह होते ही ट्रंप ने एक बयान जारी कर दिया। ट्रंप की आंखें खुली और रिएक्शन आ गया। ट्रंप के सुर भी थोड़े बदले हुए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि भारत टैरिफ कम करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अब इसमें देरी हो गई है। इसके बाद ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा लेख लिख डाला और बताया कि उन्होंने भारत पर टैरिफ 50% क्यों लगाया। नरेंद्र मोदी ने पिछले 46 घंटों में पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इस वक्त सबसे ताकतवर लीडर कौन है। मोदी, पुतिन और जिनपिंग। ट्रंप मुनीर के कानों में बजने लगा खतरे का रिंग। मोदी, जिनपिंग और पुतिन अमेरिका और पाकिस्तान के लिए डेंजर साइन है ये तीन। जब नरेंद्र मोदी ने पुतिन का हाथ पकड़ा तो दुनिया ने इस तस्वीर पर क्या कहा? जब नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग दोनों का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा, एक हडल बनाया, तो दुनिया ने इन तस्वीरों पर कैसे रिएक्ट किया? नरेंद्र मोदी ने अपनी उंगलियों के इशारे से किसको और क्या मैसेज देने की कोशिश की है? इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति से क्या कह रहे थे? रूसी राष्ट्रपति पुतिन जिनपिंग को क्या बता रहे थे? नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग दोनों को क्या समझा रहे थे? चीन के तियानजिन में सिर्फ 46 घंटे में नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ मोदी ने कैसा पावरफुल शो किया, कैसा शक्ति प्रदर्शन किया, यह समझने के लिए सबसे पहले कुछ अंतरराष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां पढ़िए। CNN के पहले पन्ने पर मोदी और जिनपिंग का जिक्र। वॉशिंगटन पोस्ट के फ्रंट पेज पर मोदी और पुतिन का जिक्र। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पहले पन्ने पर एक दूसरे का हाथ पकड़े मोदी और पुतिन की तस्वीर और शी मोदी पुतिन की प्रोजेक्ट यूनिटी वाली स्क्रिप्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर जिनपिंग और पुतिन का हाथ थामे मोदी की तस्वीर और पुतिन एंड मोदी होल्ड हैंड्स वाली स्क्रिप्ट। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के मेजबान भले ही जिनपिंग थे, लेकिन दुनिया का फोकस सिर्फ एक शख्स पर था और वो थे नरेंद्र मोदी। मोदी का एक एक फ्रेम, मोदी का एक एक मूव अमेरिका बहुत गौर से मॉनिटर कर रहा था। एक साथ बायलैटरल टॉक्स के लिए निकले मोदी पुतिन की यह तस्वीर अमेरिका और पाकिस्तान को बेचैन कर रही है। जिस वक्त मोदी और पुतिन एक ही कार में अगल बगल बैठकर बायलैटरल टॉक्स के लिए जा रहे थे, व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप की टेंशन बढ़ गई थी। मगर उससे पहले दो और खबरों का जिक्र करना जरूरी है। पहली खबर यह कि मोदी सिर्फ चीन के अखबारों में 46 घंटों तक नहीं छाए रहे। चाइनीज अखबारों के अलावा चीन के सबसे लोकप्रिय सोशल साइट्स पर भी सिर्फ मोदी के ही चर्चे थे। उदाहरण के तौर पर चाइनीज सर्च इंजन बाइजू पर नंबर 1 सर्च ट्रेंड भी मोदी से जुड़े थे। पहला ट्रेंडिंग टॉपिक था मोदी एंड पुतिन हग्ड, यानी मोदी और पुतिन का गले लगना, और दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक था मोदी, पुतिन, जिनपिंग चैटेड हैंड इन हैंड, यानी मोदी, पुतिन, जिनपिंग ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातचीत की। इसके अलावा चाइनीज सोशल मीडिया ऐप वेबो पर नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक था मोदी टेक्स पुतिन्स कार, यानी मोदी ने पुतिन की कार में यात्रा की। और दूसरी खबर है
मोदी और पुतिन की ये तस्वीर और पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ऑन कैमरा बेइज्जती। मोदी पुतिन बात करते करते आगे निकल गए और शहबाज मुंह लटकाए बस देखता रह गया, न कुछ कह पाया न ही कोई रिएक्शन दे पाया। पाकिस्तानी पीएम जहां खड़ा था वो वहीं खड़े खड़े मोदी और पुतिन को अपनी आंखों के सामने से होकर जाते देखता रह गया। मोदी ने शहबाज को ऐसे इग्नोर किया। शहबाज की इस बेइज्जती के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ, क्या कहा गया, सब दिखाएंगे। मगर उससे पहले आपको यह दिखाते हैं कि मोदी ने कैसे जिनपिंग के सामने, शहबाज शरीफ के सामने पहलगाम हमले का जिक्र करके आतंकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा। एससीओ समिट में जिस वक्त मोदी पहलगाम हमले का जिक्र कर रहे थे, उस वक्त शहबाज शरीफ कभी दाएं तो कभी बाएं देख रहा था, कभी मुंह पर हाथ रख रहा था, कभी अपना चेहरा ढक रहा था, कभी अपना सिर पकड़ रहा था, क्योंकि वो जान रहा था कि मोदी सबके सामने पाकिस्तान का चरित्र एक्सपोज कर रहे थे। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? चीन में बैठकर शहबाज शरीफ के सामने आतंक पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाना आज ये संभव हुआ है। ये काम मोदी ने किया है। मोदी ने जिनपिंग के सामने शहबाज को डांट लगाई है। आज ये संभव हुआ है। मोदी ने जिनपिंग के सामने कह दिया कि संप्रभुता का सम्मान किए बिना कनेक्टिविटी बेकार है। जिनपिंग के सामने मोदी का यह बयान चीन के उस सीपीईसी प्रोजेक्ट की ओर इशारा कर रहा था जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है। मोदी ने आज स्टांस क्लियर कर दिया और मोदी के इस स्टांस का असर एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में साफ साफ नजर आ रहा है। 2 महीने पहले ही जब एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं हुआ था, तब भारत के रक्षा मंत्री ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं हुआ। लेकिन अब मोदी की सीधी बात के बाद एससीओ ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें न सिर्फ पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है, बल्कि एससीओ ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले के असली मास्टरमाइंड्स को पकड़कर सजा दिलाने की बात भी कही है। यानी मोदी ने पुतिन और जिनपिंग के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया, शहबाज शरीफ को इग्नोर भी किया, और यह सब देख पूरा का पूरा पाकिस्तान मानो तिलमिला गया। जिसे देखो वो शहबाज शरीफ को गालियां देने लगा, मोदी के लिए तालियां बजाने लगा। शहबाज को गाली सिर्फ इसलिए नहीं पड़ रही कि मोदी ने जिनपिंग की मौजूदगी में, पुतिन की मौजूदगी में उसे कोई भाव नहीं दिया। शहबाज को गाली एक दूसरी तस्वीर के लिए भी पड़ रही है, और वो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एससीओ के ग्रुप फोटो के बाद का फ्रेम है। जिनपिंग और पुतिन ग्रुप फोटो के बाद जैसे ही आगे बढ़े, शहबाज भीख मांगने वाले किसी भिखारी की तरह अपनी जगह से जल्दी जल्दी जिनपिंग और पुतिन की ओर आया। जिनपिंग ने तो शरीफ को देखा तक नहीं, लेकिन शहबाज जी हुजूरी करते हुए पुतिन से हाथ मिलाने की कोशिश करने लगा। हाथ मिलाने के बाद जैसे ही पुतिन आगे बढ़े, शहबाज जल्दी से सबको साइड हटाते हुए और आगे बढ़ गया, साथ साथ चलने लगा। और फिर जैसे ही पाकिस्तान में अपने प्रधानमंत्री की घनघोर बेइज्जती वाली तस्वीरों का प्रसारण हुआ, पाकिस्तानियों ने रोना धोना शुरू कर दिया। कैमरे पर ही वजीर आजम को सबने सुनाना शुरू कर दिया। यानी एक तरफ जहां पाकिस्तान के लोग अपने ही प्रधानमंत्री को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़ रहे हैं।
पुतिन का हाथ पकड़कर चलते मोदी की इन तस्वीरों को देखकर अंदर ही अंदर बहुत जल भी रहे हैं। और पाकिस्तानियों की इस जलन में इजाफा उस वक्त हुआ जब मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर बायलैटरल टॉक्स के लिए रवाना हो गए। और यह भारत की पहल पर नहीं हुआ, पुतिन खुद नरेंद्र मोदी के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर जाना चाहते थे। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब मोदी और पुतिन एक साथ गाड़ी में बैठे, और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब दोनों एक साथ बातचीत वाली लोकेशन पर पहुंचे। और ये ऐसे नहीं हुआ, पुतिन ने बाकायदा 10 मिनट तक नरेंद्र मोदी का इंतजार किया और फिर दोनों एक साथ निकले। गाड़ी के भीतर मोदी और पुतिन के बीच करीब 45 मिनट तक बात हुई और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे की द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें पुतिन ने मोदी को माय डियर फ्रेंड कहकर संबोधित किया। फिर क्या था, शहबाज को गाली देने वाला पाकिस्तान वाह मोदी करने लगा और नॉन स्टॉप शहबाज को गाली देने लगा। सुन लिया आपने, अब तो पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि मोदी और शहबाज के बीच कोई कंपैरिजन किया भी नहीं जा सकता। शहबाज जहां जाता है कटोरा लेके पहुंच जाता है। एससीओ समिट खत्म हो गया, लेकिन शहबाज अभी 6 दिन चीन में ही रहेगा। अकेला नहीं रहेगा, वो मुनीर को भी साथ लेके गया है। सूट बूट पहनकर मुनीर चीन पहुंचा है, क्योंकि मोदी के बाद शी जिनपिंग ने जिस तरह शहबाज को इग्नोर किया, उसके बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अमेरिका से दोस्ती करके उसने चीन से भी पंगा ले लिया है। और नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इन तस्वीरों की मदद से नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को भी मैसेज भेज दिया है, पाकिस्तान को भी वार्न कर दिया है और चीन को भी रिमाइंडर दे दिया है। और इतना तय मानिए कि अभी तो मोदी ने अपना गेम सिर्फ शुरू किया है, अभी तो कई और चौके छक्के लगने बाकी हैं। आसमान में बादल फट रहे हैं, जमीन पर पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो पाताल में भी धरती खिसक रही है, भूकंप आ रहे हैं, जिधर देखो उधर तबाही। अफगानिस्तान में आए भूकंप में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में बाढ़ से मौत का आंकड़ा 850 के पार है। भारत में भी बादल फाड़ तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है, और यह सब सितंबर की शुरुआत में हो रहा है। आगे क्या होगा? मौसम विभाग क्यों कह रहा है कि सितंबर का सितम अभी बाकी है? देखिए ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान में धरती हिल गई। गांव के गांव मलबा बन गए। लाशों के ढेर लग गए। पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। गांव के गांव डूब गए। जहां देखो वहां पानी ही पानी है। हिंदुस्तान में पंजाब से लेकर शिमला तक नदियां उफान पर है, बादल बरस रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं। तबाही वाले अगस्त के बाद सितंबर की शुरुआत हो चुकी है। भारत से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक त्राहिमाम मचा हुआ है। सितंबर में सबसे बड़ी तबाही का एपिसोड शुरू हुआ अफगानिस्तान से, जहां 6 तीव्रता के भूकंप से धरती हिल गई। एक झटके में लोगों की जिंदगी उजड़ गई। अफगानिस्तान में भूकंप से गांव के गांव उजड़ गए। कच्चे पक्के मकान सब मलबा बन गए। मलबे में इतनी लाशें निकल रही हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है। तबाही बहुत भयंकर है। लोग मलबे के बीच अपनों को तलाश रहे हैं। घायलों से अस्पताल फुल हो चुके हैं।
रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर उतारने पड़े। अफगानिस्तान के नांगरहार और कुनार प्रांत में पहले 6 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद 4.5 और 5.2 के बीच की तीव्रता के 3 और झटके महसूस किए गए। धरती हिली तब ज्यादातर लोग घरों में सो रहे थे। किसी को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। 2 लाख की आबादी वाले इलाकों में भारी तबाही मच गई। सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दब गए। कुनार अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका है। भूकंप के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, रास्ते बंद हो गए। मलबे में दबे लोगों तक रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच सकी। घायलों को बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर उतारने पड़े। अफगानिस्तान में भूकंप से अभी तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का नंबर 2500 के पार पहुंच चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मलबे में जिंदगी की तलाश हो रही है। मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। भूकंप के झटके अफगानिस्तान के अलावा भारत और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर था। इसका एपिसेंटर महज 8 किलोमीटर अंदर था। भूकंप की गहराई कम होने के कारण ज्यादा नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही मची है तो पाकिस्तान को सैलाब ने डुबो दिया है। पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक जल प्रलय आ गई। भारत में भारी बारिश के बाद पाकिस्तान में रावी, चिनाब, सतलुज नदियां उफान पर हैं। सैलाब का शोर पूरे पाकिस्तान को डरा रहा है। तबाही कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। पाकिस्तान में बाढ़ से पंजाब के 2200 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा आबादी पर इसका असर पड़ रहा है। पंजाब के गांव में सब कुछ डूब चुका है। घरों की सिर्फ छत दिख रही है। लोग सड़क पर आ चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं जिससे कि बाढ़ में फंसे लोगों की पहचान की जा सके। पाकिस्तान के पंजाब में हालात बहुत डरावने हैं। चिनाब, सतलुज और रावी से निकले सैलाब का ट्रिपल अटैक हो रहा है। जितना पानी बढ़ रहा है पाकिस्तान उतना ही डूब रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से करीब 10 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा। बाढ़ बारिश की वजह से इस साल 850 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के पंजाब में यह इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ है, सबसे बड़ी तबाही है। पंजाब प्रांत पूरे पाकिस्तान को रोटी खिलाता है। सबसे ज्यादा गेहूं इसी इलाके में पैदा होता है, लेकिन इस बार सारी फसल डूब गई है। पाकिस्तान में रोटी का संकट बढ़ सकता है। पंजाब के केपीके में बाढ़ से बुरी तरह हाहाकार मचा है। सिचुएशन हर गुजरते वक्त के साथ खराब होती जा रही है। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से 238 पुल बह चुके हैं। 661 किलोमीटर लंबी सड़कें डूब चुकी हैं। 15,000 से ज्यादा घर गिर गए हैं। बाढ़ का पानी लाहौर तक पहुंच चुका है। अगर रावी इसी तरह उफनाती रही, चिनाब ऐसे ही शोर मचाती रही, तो लाहौर में भी बाढ़ से तबाही का एपिसोड शुरू हो सकता है। 2022 में भी पाकिस्तान में ऐसी ही बाढ़ आई थी। उस बाढ़ की वजह से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तान को 2.64 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान में इस बार फिर वैसे ही तबाही का खतरा मंडरा रहा है। अगर बादल ऐसे ही बरसते रहे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान डूब जाएगा। पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी बाढ़ से त्राहिमाम हुआ है। बरसते बादल डरा रहे हैं, दरकते पहाड़ दहशत फैला रहे हैं। भारत में हिमाचल से लेकर पंजाब, उत्तराखंड तक सब पानी पानी है। खतरा दिल्ली तक पहुंच चुका है। रावी, चनाब, सतलुज, घग्गर, यमुना सारी नदियां उफान पर हैं। नाले भी नदी जैसे बन चुके हैं। जुलाई से शुरू हुआ मानसूनी प्रहार सितंबर में भी जारी है। कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाल बुरा है।
उत्तराखंड में पहाड़ टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। नदियों का पानी पुल पर आ चुका है, रास्ते बंद हैं। हिमाचल में चट्टानों की बारिश हो रही है, पेड़ उखड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका पानी में डूब चुका है। जहां तक नजर जाए पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर भारत में नदियां ओवरफ्लो हो चुकी हैं, बांध खतरे के निशान को पार कर चुके हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा तक आसमानी आफत से दहशत फैली हुई है। सिचुएशन बहुत ही पैनिक है। पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ का असर है। 1300 से ज्यादा गांव में पानी घुस चुका है। 2 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। स्कूल की छुट्टी 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। 55 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बादल लगातार बरस रहे हैं। चंडीगढ़ जैसे प्लांट सिटी में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई अंडरपास में पानी भर चुका है। बारिश के बाद घग्गर नदी उफान पर है। पानी का ओवरफ्लो इतना ज्यादा है कि कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। निचले इलाके को खाली करा लिया गया है। घग्गर नदी उफान पर चल रही है। ठीक ये सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये घग्गर नदी है। लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। उसके अलावा जिस तरह से सुखना लेक के भी फ्लड गेट खोले गए हैं और अब ट्राई सिटी में कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ में। और अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सुखना नदी के बाद ये तस्वीर है घग्गर नदी की। सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। जो काजवे है वो पूरी तरह से डूब गया है और इसको फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। घग्गर में वाटर फ्लो बढ़ने के बाद सुखना का लेवल भी खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुका है। डैम के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। निचले इलाके डेंजर जोन बन चुके हैं। चंडीगढ़ में कल देर रात से हो रही भारी बारिश के बाद सुखना लेक के 2 फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि सुखना जो लेवल है वो खतरे के निशान 1163 के पास पहुंच गया। उसके बाद जो 2 गेट हैं 3 में से, उन्हें 3-3 इंच जो है वो खोल दिया गया है। और इस वक्त आप देखें कि कितनी ज्यादा रफ्तार से पानी जो है वो लगातार सुखना जो चो है या कहें कि बरसाती नदी है उसमें आकर गिर रहा है। और यही पानी आगे घग्गर नदी में जाके मिलता है और वहां पर तांडव का रूप ले रहा है। जो घग्गर नदी है वो इस समय रौद्र रूप में है और ये सारा का सारा पानी जो है वो आगे जो चंडीगढ़ के निचले इलाके हैं वहां पर इकट्ठा होता है। लिहाजा प्रशासन ने पहले ही एहतियात के तौर पर निचले इलाकों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया था। सुखना का जो ये लेवल है वो खतरे के निशान 1163 के करीब पहुंच गया था। और उसके बाद अब ये तस्वीरें वाकई में काफी डराने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और चंडीगढ़ में भी कल देर रात से लगातार बारिश चल रही है। और उसके बाद अब प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुखना के फ्लड गेट खोलने का निर्णय लिया है।